यस सर। शुरू करते हैं, तब तक लोग जुड़ते रहेंगे। कल जो हमारी को लेकर और जेंडर डिस्कोर्स को लेकर जो जागरूकता है, और याद रखिए कि कई बार जब माफ कीजिएगा गला मेरा आज ठीक नहीं है, कई बार जब हम जेंडर की बात करते हैं और हमें अपने क्लास में भी बात की थी, तो जेंडर डिस्कोर्स में हम LGBTQA को भी शामिल कर लेते हैं। वो इसलिए भी करते हैं कि जो सप्रेस्ड एक सोसाइटी है, सप्रेस्ड सोसाइटी का बहुत बड़ा भाग LGBTQ कम्युनिटी रहा है और विमेंस रही हैं। अब इसमें देखना ये होता है कि ऐसा क्या कारण है कि कई स्थलों पर दलित, आदिवासी और स्त्रियां एक हो गई हैं। देखिए, संवेदना के आधार पर और दुखों के आधार पर कई मोर्चे एक साथ चले आते हैं। अरे ये क्या तब क्या है? हाँ, संवेदना और दुखों के आधार पर कई मोर्चे एक साथ चले आते हैं जब उसका निहितार्थ राजनीति हो। राजनीति का अर्थ क्या है? अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं उसमें हमने दो बातें जानी। एक तो जानी कि जो समाज की चेतना है उसका विकास कैसे किया जाए इन सप्रेस सोसाइटी के लिए, ठीक है? औरतों के लिए गुड मॉर्निंग। औरतों के लिए अगर आवाज, माइक ऑफ कर दो बेटा, और अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है ठीक है तो एक मिनट रुको, तुम्हारा माइक ऑफ करने दो। माइक ऑफ कर दो बेटा, माइक ऑफ करो, तुमको खुद ही पता लग जाएगा कौन सा चैप्टर है। कल से आप जुड़ रही हैं तो आप माइक ऑफ कीजिए, आपको पता लगेगा। तो हमने ये जाना कि दो कारण है ये जेंडर डिस्कोर्स पढ़ने के। एक तो सामाजिक चेतना का विकास, समाज के भीतर जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं या जो नजरिया है उसमें बदलाव, खासकर पुरुषवादी सत्ता, जो हम पुरुष सत्ता और धर्म सत्ता की बात करते हैं, जिस इन दोनों सत्ताओं के जो परख स्त्रियां खड़ी हैं उनको लेकर। दूसरी चीज है कि राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना क्यों? क्योंकि जब तक राजनीतिक चेतना का विकास नहीं होगा और उन राजनीति के पूरे परिधि को भी अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि वहां भी पुरुषों का वर्चस्व है। तो अगर राजनीतिक रूप से स्टेबल नहीं होते इस तरह की आवाजें, तो फिर उनके हित में कोई कानून नहीं बन पाता। और ये बहुत जरूरी है कि उनके हित में वो कानून बनाए जाएं। और इसी को लेकर कल हमारी पूरी क्लास थी। फिर हमने देखा कि उन कानूनों के बन जाने से क्या कोई फर्क पड़ता है। और कल की क्लास में हमने जो डिस्कस किया, हमने देखा कि कानून बनाने मात्र से किसी तबके की सामाजिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता जब तक कि हम सामाजिक रूप से एक चेतना की निर्मिति न करें, उस पर चिंतन न करें और उनके बीच समाज सुधार की भावना जिसकी प्रेरणा लेकर इस तरह के डिस्कोर्स, इस तरह के विमर्श शुरू हुए थे, वो नहीं पनपती। तो कल हमने कानून पर बात की और कुछ उदाहरण हमने लिए और देखने की कोशिश की कि कार्यस्थलों पर और बाकी जगहों पर किस तरह से स्त्रियों को प्रताड़ित होना पड़ता है। आपने ये भी देखा होगा कि किन्हीं मुद्दों पर मैं हमेशा LGBTQA को जोड़ देता हूं स्त्री विमर्श के साथ। और LGBTQA जो है ये जेंडर डिस्कोर्स में क्यों जुड़ता है? आपको पहले ही हम लोगों ने बात की थी कि ये लैंगिक विमर्श नहीं है ना? जैविक आधार पर जो बांट दिया गया, जननांगों के आधार पर जो मनुष्यों के बीच स्त्री और पुरुष का भेद किया गया, उसके ऊपर ये डिस्कोर्स नहीं है, अपितु ये डिस्कोर्स उससे उत्पन्न जो रूढ़िवादी संस्कृति है उसके खिलाफ है। अब ये लिंग आधारित विभेद को अगर हम केंद्र में रखेंगे तो हम ये पाते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी जो है, जिसमें लेस्बियन हैं, गेज हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, क्वायर्स हैं, एसेक्सुअल्स हैं, उसके बाद से ये और भी मैंने आपको कहा था कि एक सेक्सुअल के बाद से भी एक प्लस जोड़ दिया जाता है कि हो सकता है कि एक नई तरीके की आइडेंटिटी हमारे सामने आए।
और आपको पता होगा कि जब हम एसेक्सुअल तक पहुंचे थे तो हमने ऐसे बात की थी कि एसेक्सुअल कौन है। तो एसेक्सुअल वो है जिनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिसको सेक्स इंटरकोर्स में रुचि नहीं है, फिर भी वो अपना एग्जिस्टेंस चाहते हैं और दे आल्सो वांट पार्टनर्स। तो आप देखेंगे कि अभी आपको मैंने उस दिन बोला भी था कि बीबीसी के ऊपर इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है और आप जाके देखिए कि वो दोनों कपल बिहार के हैं और दोनों एसेक्सुअल हैं और दोनों इंटीमेसी नहीं चाहते, लेकिन वो दोनों साथ हैं और उन्होंने विवाह भी किया है। ये संवेदना का विषय है। अब एलजीबीटीक्यू की बात कर ले या कल जो हमने मीठे या हिजड़े कहे जाने वाली बात कही थी और हमने ये देखा था कि उनके साथ ये जो विभेद किया जाता है, उस विभेद का कारण क्या है? उस विभेद का कारण है जननांग। प्रजनन अंगों के आधार पर लिंग भेद किया जाना और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाना या उनको समाज के हाशिए पर ढकेल देना। अब देखो, हाशिया शब्द आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा होगा। केंद्र और परिधि इसके लिए एक शब्द आता है। हाशिया का अर्थ होता है किनारे, बाउंड्री के पास, है ना। तो किनारे ढकेल देना, समाज की मुख्य धारा में अगर हम किसी को शामिल नहीं करते तो उसे हम हाशिए पर ढकेलना कहते हैं। तो इन सभी बातों में आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मीडिया, जेंडर एंड मीडिया, और फिर उसकी भाषा। क्या भाषा ये जो जेंडर के प्रति खासकर लैंगिक विभेद जो समाज में है उसमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। हाँ, हमने पहले भी बात किया है, हमने गालियों के ऊपर बात किया है कि किस तरह से गालियां दी जाती हैं और वो सभी गालियां जो हैं वो स्त्री सूचक होती। उनमें जो रिश्तों का प्रयोग किया जाता है, जिनको दिया जाता है, वो सभी स्त्रियां होती हैं। खैर, तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने जो समझा और जिन विषयों पर चर्चा की उस पर हम बात कर रहे थे। कल मैंने आपसे कहा था कि दो बातें और रह जाती हैं इस टॉपिक के भीतर, एक मिथक और यथार्थ। मिथक को अंग्रेजी में मिथ कहते हैं, है ना, और यथार्थ की रियलिटी क्या है और मिथ क्या है, इसके ऊपर बात करना था, जो छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरी बात जो हमें करनी थी, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं, आज क्लास लंबी चलेगी, जो कानून बनाया गया उन कानूनों को सिर्फ आप लिख लेंगे, कहानी मैं बता दूंगा, तो ये कानून पूछे जा सकते हैं। कल हमने कुछ मिथकों की बात की थी, अब जेंडर डिस्कोर्स के भीतर हम मिथ और रियलिटी, मिथक और यथार्थ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। गांव में इनमें से कुछ मिथक देखिए, अगर ये मिथक सामने आए हैं और आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं तो याद रखिए सभी केस स्टडीज हैं। तो आप ये नहीं कह सकती कि नहीं ऐसा नहीं होता या ये बकवास है। हो सकता है कि आपकी परवरिश बड़े शहर में होने के कारण और खुले माहौल में होने के कारण आप इन चीजों का अनुभव आपने अभी तक नहीं किया हो। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि जिसका अनुभव आपने नहीं किया हो वो चीजें नहीं होती हमारी सोसाइटी में। तो पहला मिथक आया कि महिलाएं जो हैं वो यौन उत्पीड़न या धोखा खाने में मजा लेती हैं या धोखा देने में मजा लेती हैं। और खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर नए लड़कों से आप पूछेंगे तो एक ये चल पड़ा है कि अरे लड़कियों का क्या है, वो तुरंत ही मूव कर जाती हैं, उनको रोना नहीं आता, इनकी तो आदत होती है, इनकी ये हरकतें होती हैं। ठीक है, अब इसका यथार्थ क्या है? इसका यथार्थ ये है कि यौन उत्पीड़न हमेशा से ही अपमानजनक रहा है, भयावह रहा है और पीड़ादायक रहा है। कोई लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है या लड़की अपने प्रेम संबंधों को तोड़ रही है, इन दोनों ही स्थितियों में उसे मजा नहीं आता। याद रखिए कि स्त्रियों के ऊपर तमाम तरह के दबाव कार्य करते हैं और इसकी बड़ी लंबी चर्चा हमने की है। उसका परिवार है, उसका नियामक तत्व है, उसकी स्थितियां हैं। तो एक लड़का जैसे बहुत आसानी से घर से निकलता है कि मैं 5 मिनट में आता हूं या मैं उस चौक चौराहे से आता हूं,
वैसी लड़कियां आज भी हमारे सोसाइटी में नहीं कर पाती। आप तो बड़े शहरों में रहते हो, अगर आप बाहर निकलो और आपकी माँ पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो बस 5 मिनट में मैं आई, क्या ये बात आप कह सकती हैं क्या? ठीक इसके विपरीत आपने अपने घरों में अपने पिताजी को और अपने भाइयों को ये कहते जरूर सुना होगा। और जैसे कि हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, और कल जिस सोच की बात कर रहे थे कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की सबसे बड़ी वाहिकाएं यानी उसको ढोने वाली कौन होती हैं? वो स्त्रियां होती हैं। ये हमने कई कक्षाओं में न सिर्फ देखा समझा बल्कि इसको साबित भी किया है। तो ये जो आपके पिताजी कहते हैं कि बस 5 मिनट में आया, या मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा हूं घूम के, या बस यूं आया, या आपका जो भाई कहता है, क्या कभी ऐसी स्थिति आपके माताजी के साथ बन सकती है? या हमने घर की अपनी बहनों के साथ या बुआओं के साथ या किसी लड़की के साथ देखा है कि वो सिर्फ ये लाइन कह के निकल जाए? तो यदि बड़े शहरों में भी रह रही लड़कियों को आंसरेबल होना है अपने फैमिली के लिए, ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि जिस उन्मुक्तता के साथ प्रेम का इजहार पुरुष करते हैं, उसी उन्मुक्तता के साथ स्त्रियों को भी इजहार करना चाहिए या कर सकती हैं। एक मिथ आता है कि और लड़कियों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पुरुषवादी मानसिकता है, उस मानसिकता को स्वयं स्त्रियां ठोती हैं। तो प्रेम संबंध में एक बातें और आई कि लड़कियां कभी नहीं कहती, और हमने क्या मान लिया, लड़कियों ने ये मान लिया कि ओ ये तो कोई रूल है या ये तो कोई फैशन है। नहीं, उस नहीं कहने के पीछे वो हिम्मत और वो ताकत का विकास अब तक न होना है जो उसे परिवार से मिलना चाहिए था। ठीक है। दूसरी स्थिति ये जो है कि हमने कल बात की थी ऑफिसेज की या बाकी जगहों की, कि यौन उत्पीड़न में उनको मजा आता है या वो अपने तरक्की के लिए उसका प्रयोग करती हैं। इसके ऊपर कल हमने बहुत विस्तार से बात की है ना। एक क्या है कि यदि महिलाएं किसी विषय पर शांत रहती हैं तो वो उनकी मौन स्वीकृति है या उनका पसंद। ठीक है। ये हमारी सोसाइटी में, ये हमारे परिवार में, ये हमारे समाज में माना जाता रहा है। यह भी एक मिथक है, मिथ है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। मान लो उदाहरण के रूप में कि मैं बार बार आपसे, कभी वर्षा से, कभी विकास से, कभी ऋचा से, मैं किसी मुद्दे पर सलाह मांगू और आपने बहुत सोच समझ के कोई सलाह दिया, और आप ये देखते हो कि आप सलाह तो देते हो लेकिन मैं हर बार सलाह मांगने के बाद भी उसको नहीं मानता और करता अपने मन की ही हूं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? या किसी गंभीर मुद्दे पर, खासकर आर्थिक मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर, अब देखिए क्या होता आया है। अभी थोड़े दिनों में, हाल फिलहाल में, जब विभिन्न सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने महिलाओं के लिए विशेष पैकेज शुरू किया, तब जाके महिलाओं ने अपने पति को धोखा देने का मतलब झूठ बोलकर उस पार्टी को वोट देना बंद किया है जिसके विषय में आकर उसके पति बताया करते थे। नहीं तो भारत की राजनीति में जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, पति या बड़ा पुत्र आकर बताता था कि हमें अमुक पार्टी को वोट देना है, और स्त्रियों का काम होता था घूंघट में गई, वोट गिराया, घर वापस आई, बस हो गया। अगर उसका पति अगर अपनी राजनीतिक स्थिति को बदलता है, राजनीतिक सोच को बदलता है, वो ये मानकर चलता था कि उसके परिवार के सभी जनों की सोच बदल जाएगी। यही कारण है कि जो अलग अलग पार्टियों ने बूथ लेवल पर जो व्यवस्था कर रखी है, उसके व्यवस्था पर सीधे जाते थे, परिवार के मुखिया से मिलते थे और उनसे वो बात कह देते थे। तो यदि शाश्वत रूप से और एक सांस्कृतिक रूप से और लंबे समय से ऐसा होता आया कि स्त्रियों को किसी भी खास स्थिति में सोचने या बोलने, है ना, या अपनी राय देने का अधिकार न मिला हो,
और यदि उसने राय दिया भी हो, उसको न माना गया हो, ऐसी स्थिति में वो स्त्री क्या करेगी? ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसे आपकी बात पसंद ना आई, लेकिन उसको भय है और वो कुछ कहना नहीं चाहती। तो ऐसी स्थिति में ये मानना कि यदि स्त्रियां किसी विषय पर शांत रहती हैं तो वो उसे पसंद नहीं करती। याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जो मिथक और यथार्थ को लेकर पूछा जाएगा। फिर कल हमने बोला इफ गर्ल सेज नो इट मीन्स यस। लड़कों के बीच यदि आप जाएंगे और आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि लड़कियों के ना में भी हाँ है। कई तरह के फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि वो बदमाश लड़का है, लड़कियों ने कहा नहीं तो उसने कहा कि अगर ना वो कहे तो हाँ कहती हैं। ये भी कहा गया है कि लड़कियां शर्मीली होती हैं, वो हाँ कैसे कहेंगी इस तरह की चीजों के लिए, खासकर प्रेम संबंधों में या विवाहेतर संबंधों में। विवाहेतर का अर्थ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। इन सभी स्थितियों में पुरुषों के बीच एक मिथ काम करता है कि लड़कियां शर्मीली होती हैं इसलिए हर बात पर ना कहती हैं और उनके ना को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। इसे हमने अलग अलग धारावाहिक उनको कहते हैं जिनको आप सीरियल्स कहते हैं, जो टीवी पर आप देखते हैं, टेलीविजन पे अलग अलग फिल्मों में हमने देखा है उदाहरण के रूप पर। ठीक है, फिर एक अगला क्या है कि महिलाएं यदि भड़काऊ कपड़े पहनती हैं तो वो उन्हें यौन उत्पीड़न के लिए उकसाती हैं, इसलिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? शालीन कपड़े पहनने चाहिए। अब इसके ऊपर हमने अलग अलग एग्जाम्पल में कई बार बात की थी और आपको ये बोला था कि इसका भड़काऊ कपड़ों का उनके उत्पीड़न से कोई संबंध नहीं है। और बार बार मैंने इसका उदाहरण दिया है कि बस आप उनसे ये पूछना, जो भी ऐसा बोले एकमात्र उदाहरण पूछना कि 6 महीने की बच्ची के साथ, 1 साल की बच्ची के साथ, 1.5 साल की बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है तो उसने कौन से भड़काऊ कपड़े पहने होते हैं? तो ये पुरुषों की मानसिक विक्षिप्तता के कारण होता है, नहीं कि भड़काऊ कपड़ों की वजह से। वो देश जो पर्दे में है, अरब कंट्रीज, वो देश जहां भड़काऊ कपड़े पहने जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, और वो देश जहां पर सेमी व्यवस्था है, बलात्कार और शारीरिक उत्पीड़न की समस्या एक बराबर है। अगर ऐसा होता कि भड़काऊ कपड़ों की वजह से शारीरिक उत्पीड़न उसका मुख्य वजह भड़काऊ कपड़े होते या आकर्षण होता, तो सबसे कम बलात्कार जो है वो मुस्लिम कंट्रीज में होने चाहिए थे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक, तो भड़काऊ कपड़ा और पहनना और ये सारी चीजें भी एक मिथक के रूप में है। हाँ, अब अगली बात ये है कि ये कहा गया कि यदि महिलाएं यौन उत्पीड़न की उपेक्षा करे तो यह बंद हो जाएगा। यह भी अब नई बात सामने आने लगी है कि महिलाओं को खुद इनिशिएटिव लाना पड़ेगा। याद रखिए, इस पूरे जेंडर डिस्कोर्स के विषय में मैंने क्या कहा था? इस जेंडर डिस्कोर्स के विषय में मैंने ये कहा था कि ये जो लैंगिक मतभेद है या जो लैंगिक व्यवस्था की वजह से ये स्थिति हमारे समाज में आ गई है, इसकी पहली पाठशाला कौन है? हमारा परिवार। और हमने बार बार बातें की थी कि किस तरह से एक छोटी सी बच्ची और एक छोटे से बच्चे के दिमाग में माँ बाप ये डालना शुरू करते हैं कि तुम लड़की हो और तुम लड़का हो, तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हारे फेवरेट कलर्स क्या होते हैं, तुमको किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से बातें करनी चाहिए, तुमको बहुत तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारा भाई बोल सकता है, तुम्हें पैर फैलाकर नहीं बैठना है, तुम्हारा भाई बैठ सकता है, तुम सड़क पर सूसू नहीं कर सकती, तुम्हारा भाई कर सकता है, तुम गालियां नहीं दे सकती, लड़कियां गाली नहीं दे सकती, तुम्हारा भाई कर सकता है, तुम पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, खैनी आदि नहीं खा सकती, ये तो लड़कों के द्वारा किए जाने वाले नशे हैं। ठीक, और इस पर हमने बहुत लंबी बात की थी और हमने ये भी कहा था कि इसी को
इस मर्दानगी को लक्ष्य बनाकर एक टॉम गर्ल की स्थिति भी हमारे समाज में देखी गई, जहां पर लड़कियों ने छोटे बाल कटाए, जहां पे लड़कियों ने सिगरेट और शराब पीने शुरू किए। वो ये भूल गई कि सिगरेट और शराब पीना गलत है, वो चाहे लड़का करे या लड़की करे। हमने ये भी देखा कि लड़कियों ने गाली देना शुरू किया और उन्होंने इसको कूल माना। और लंबी बातचीत इसके ऊपर हमने की है पिछली कक्षाओं में कि पुरुषों के चरित्र, है ना, पुरुषों के चरित्र के नकल करने से विमेन डिस्कोर्स नहीं बढ़ता, न विमेन एम्पावरमेंट होता है, न उससे स्त्री सशक्त होती है और न ही उसकी चेतना विकसित होती है। हम नकल किसकी कर रहे हैं? पुरुष को पुरुष बने रहना है और स्त्रियों को स्त्रियां, दोनों के बीच कोई भेद नहीं है, फिर नकल क्यों करना? ठीक है। और जो गलत व्यवहार है वो सबके लिए गलत है। तो याद रखिए, हमने स्त्रियों के लिए बेहतर स्थिति और समान स्थिति की मांग की थी, और यहाँ पर कुछ स्त्रियां जो हैं वो स्वयं पुरुष बनने में लगी हुई हैं। तो ये जो हमने बात की, यह भी एक मिथक है और इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है कि अगर महिलाएं यौन उत्पीड़न की उपेक्षा करें तो यह बंद हो जाएगा। हमें देखना होगा, ये बंद तभी होगा जब हम परिवार से इसकी शुरुआत करें और माँ बाप स्वयं इस बात को उस भाई की दिमाग में डाले कि नहीं, तुम दोनों बराबर हो, नहीं, तुम दोनों के व्यवहार में, तुम दोनों के कलर सिलेक्शन में, तुम दोनों के टेस्ट में अंतर होना एक सामान्य बात है, ये लिंग आधारित बात नहीं है। जब लड़का सुरक्षा सीख रहा होता है घर में, अपनी बहन को सुरक्षित करने के लिए उस पर ध्यान, उसको स्कूल छोड़ने जाता है या ट्यूशन छोड़ने जाता है आदि आदि, तब वो ये मानने लगता है कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, और एक तरीके से उसके इनर सेल में ये बातें चल रही होती हैं कि अच्छा ये कमजोर है और इनके साथ ऐसा हो सकता है। फिर वही लड़का जो अपनी बहन के लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था कर रहा होता है, वो दूसरी लड़कियों के प्रोटेक्शन में बाधा पैदा करता है। आखिर जो सड़कों पर लड़के होते हैं या जो छेड़छाड़ करते हैं वो किसी के भाई होते हैं। तो सीखना लड़कियों को नहीं है, सीखना हमारी सोसाइटी को है, सिखाना हमें उन लड़कों को है। इसलिए ये जेंडर डिस्कोर्स सभी के लिए है। जेंडर डिस्कोर्स लड़कियों के लिए इसलिए है क्योंकि वो धर्म सत्ता और पितृसत्ता के इस पूरे षड्यंत्र को समझ सके और उसमें न फंसे। और ये जेंडर डिस्कोर्स लड़कों को पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि उनके दिमाग में ये बात आ सके कि ये सो कॉल्ड जितने टैबूज हैं, हमने सारे टॉपिक्स पे बात किए थे, हमने हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात किए थे, हमने बॉडी पार्ट्स के ऊपर बात किए थे, ये जो गूजबम्स आता है ना, और कल हमने देखा कि कैसे सैनिटरी पैड्स भी जो है वो लड़कों को गूजबम्स देते हैं। जब कोई मुस्कुराता है, जब दुकानदार उसको अखबार में या काली पन्नी में लपेट कर देता है, जब तक ये स्थितियां, और मैंने बहुत लास्ट में आपको ये उदाहरण दिया था कि आप सोचोगे कि सर बस इतना ही, जी बस इतना ही, जब तक दुकानों से सैनिटरी पैड्स आपको काली पन्नी में या अखबारों में मिलते रहेंगे, तब तक ये समझिएगा कि जेंडर डिस्कोर्स ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब तक लोगों के दिमाग में ये बात घर नहीं कर जाएगी कि जननांगों का कार्य सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन का अर्थ ये होता है सामान्य हिंदी में मल मूत्र का त्याग करना। और बहुत छोटे पीरियड के लिए, बहुत छोटे, पूरी लाइफ के जो पूरे लाइफ चेन है उसमें बहुत छोटे पीरियड के लिए उसका प्रयोग संतानोत्पत्ति के लिए यानी कंसीव करने के लिए और अपने ये को बढ़ाने के लिए, क्या कहते हैं, परिवार को बढ़ाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। उसके अलावा इन जननांगों का हमारे शरीर में कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है जितना हमारी आंखों का, हमारी हाथों का और हमारे पैरों का है। इसलिए ये कहना कि इसकी शुरुआत औरत करेंगी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक आखिरी मिथक
जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो ये है कि महिलाएं यौन उत्पीड़न के बारे में हमेशा झूठ बोलती हैं। नहीं, महिलाएं यौन उत्पीड़न के बारे में हमेशा झूठ नहीं बोलती हैं। हजारों हजार केसेस हैं जहां पर स्त्रियों ने, महिलाओं ने, लड़कियों ने ये बताया कि उनके साथ जिसने दुर्व्यवहार किया, शारीरिक दुर्व्यवहार किया, छेड़छाड़ किया, गलत तरीके से छुआ या इंटरकोर्स किया। और हमने कल बात किया था, परसेंटेज में हमने बात की थी कि जो बलात्कार की घटना है उसमें से कितना प्रतिशत उनके परिवार के सदस्य होते हैं या पड़ोसी होते हैं। और जब उन्होंने बताया कि ऐसा काम मेरे चाचा ने, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने मेरे साथ किया, उसकी माता ने जबरन उसका मुंह शांत कराया है। कई केसेस में परिवार वालों ने खुद उस लड़की को मार दिया क्योंकि सामाजिक रूप से उनकी बदनामी ना हो। तो यदि कोई लड़की अपने आप को परिवार में सुरक्षित नहीं समझेगी और खुद अपने माँ से वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेगी, ऐसी ही स्थिति में वो किसे कहेगी और कहाँ कहेगी? तो स्त्रियां अपनी उत्पीड़न के विषय में वही स्त्रियां सबसे पहले बोलती हैं जिनको परिवार के रूप की ओर से सपोर्ट मिलता है या परिवार की ओर से उनको क्या कहते हैं, वो फ्रीडम, वो सुरक्षा, वो सारी चीजें मिलती हैं जिससे वो खुलकर कह पाती हैं या आगे उसको कानूनी रूप दे पाती हैं। तो यहां तक हमने देखा मिथक और यथार्थ को लेकर जो भी माइथोलॉजीज में शुरू में सांस्कृतिक रूप से पुराने जमानों में स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाता था इससे लेकर और यहां तक हमने बात की। अब वो कुछ कानून और कुछ केस स्टडीज जो आपको पूछे जा सकते हैं या आपको जानना चाहिए। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? दरअसल मैं बोल नहीं पा रहा। नहीं पूछना किसी को? आगे चलते हैं। चलिए, कुछ केस स्टडीज है, कुछ हाँ किसी को कुछ पूछना है? दादा चलिए। नहीं सर, नहीं पूछना, आप आगे बता दीजिए। अब एक केस देखते हैं। एक महिला थी भानवरी देवी। ये भानवरी देवी का केस है। अब ये केस क्या था? देखो, भानवरी देवी मामला ये पूछ सकता है। तो भानवरी देवी एक दलित महिला थी, ठीक है। ये काम करती थी साथिन के रूप में। ये साथिन क्या है? साथिन एक व्यवस्था है, जैसे जीविका दीदी जो अलग अलग स्टेट में गरीब महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, छोटे छोटे पोस्ट मिलते हैं उनको। उसी तरह ये गांव में काम करने के लिए जैसे वो मेडिकल के लिए जो दाइयों के रूप में जिनकी व्यवस्था होती है, तो अलग अलग स्टेट में उनका कुछ कुछ नाम होता है। तो साथिन व्यवस्था से जुड़ी हुई थी सरकार की योजना से। ये राजस्थान की एक दलित महिला थी। इस कहानी को याद रखना, बस केस लिख लेना, भानवारी देवी केस है ये, है ना। तो ये सरकार द्वारा चलाई जाती थी। महिला विकास परियोजना के अंतर्गत साथिन के रूप में ये कर्मचारी थी। और ये साथिन क्या करते हैं? तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। समाज में स्त्रियों के साथ जो भी दुर्व्यवहार होता है, बच्चों के साथ होता है, उसको वो सामने लाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अपने इस काम के लिए उसको जो है, भानवरी देवी को गांव गांव जाना पड़ता था। और वो करती क्या थी राजस्थान में? तो राजस्थान के विषय में हमको मालूम है कि वहां बाल विवाह की समस्या बहुत है। तो वो बाल विवाह से लोगों को रोकती रहती थी। ये घटना है 1992 की, जब वो एक गांव है भाटेरी गांव, वहां पे एक बाल विवाह को रोकने जाती है। और वो अगड़ी जातियों का गांव था, ठीक है। वहां पे अगड़ी जातियों का अर्थ है कि ब्राह्मण, राजपूत, इस तरह की जो अगड़ी जातियां हैं वो लोग वहां रहते थे। और अगड़ी जातियों में तो और भी कठोरता से बाल विवाह का पालन किया जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत इसको धार्मिक रूप से देखते हैं और इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। वो उसके रुकने का प्रयास करती है और कहती है कि वो पुलिस कंप्लेन करेगी। उसका झगड़ा होता है, वो वहां से निकलने की कोशिश करती है। वो गांव के जो बड़े युवा होते हैं और लोग होते हैं, वो कहते हैं कि इसकी ये आदत हो गई है और इसको सबक सिखाना जरूरी हो गया है।
और उसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ठीक है। सबसे दुखद बात यह है कि जब ये केस चलता है तो उनके जितने भी अभियुक्त हैं उनको मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। और जो दलित लोग थे जिन्होंने इसको मुद्दा बनाया था उनके ऊपर भी उनको ये उनका भी कंप्लेन होता है, जो लोग इनके साथ भानुवरी देवी का साथ दे रहे थे, कि हमें भी मारने का काम मारे जाने की धमकी दी जा रही है। ठीक है। बाद में विशाखा नामक एक सरकारी संस्था ने उसकी मदद की और याचिका दायर की। अब इसमें मामला क्या हुआ कि ये जो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई केस होता है ना, जैसे आप लड़ रहे हो और वो क्राइम है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो हम लड़ते हैं वर्सेस स्टेट। ठीक है। जैसे मान लो कि किसी की हत्या हुई और मान लो मेरे भाई की हत्या हुई और मुझे लड़ना है, तो वो मैं लड़ूंगा पुष्पेंद्र वर्सेस स्टेट, इसको कहा जाता है, राज्य सरकार वर्सेस पुष्पेंद्र। तो ये जो राजस्थान सरकार वर्सेस ये जो विशाखा संस्था थी, विशाखा संस्था ने कहा कि नहीं, वो दलितों के लिए काम करती, तो उसने भानुवरी देवी का केस ले लिया। अब ये पूरा का पूरा मामला जातिगत होते हुए राजनीतिक हो गया। ठीक है। अब देखिए कानून कैसे फेल होता है। और हाई कोर्ट से उसको मुक्त किया गया, और जब वो अभियुक्त जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था, जब वो मुक्त हुए तो उनको उस पूरे समाज ने फूल माला पहनाया और उनका स्वागत किया गया। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक रूप ले चुका था और ये वोट बैंक का रूप ले चुका था। तो ये देखिए, कल जो हम बात कर रहे थे और हमने कहा था कि हम केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे, और 3 सेक्शन हमने बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक पारिवारिक उत्पीड़न, दूसरा सामाजिक उत्पीड़न, और तीसरा क्या बताया था? नियामक तत्वों के द्वारा उत्पीड़न, यानी सरकारी अभिकर्ताओं के द्वारा उत्पीड़न। हमने कल 3 तरह के उत्पीड़न की बात की थी कि परिवार में किस तरह से उत्पीड़न होता है, अगर आपको याद आ रहा हो, समाज में किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, और ये बात की थी कि समाज के वो नियामक तत्व जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को लागू करने का दायित्व है। ठीक है। और जो ये जिनकी वजह से जो नियम बनाए गए हैं दलितों के लिए, स्त्रियों के लिए, आदिवासियों के लिए, ये सामान्य नियम भी बनाए गए हैं, यदि वो अपने कार्य को ठीक तरीके से नहीं करते और किसी को न्याय नहीं मिलता, तो यह एक प्रकार का उत्पीड़न है। अब जिस कानून व्यवस्था का काम उसको सजा दिलाना है और जिस राजनीतिक व्यवस्था का कार्य दलित महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार को सामने लाना है, वो वोट बैंक के रूप में परिणत हो जाता है। और देखा जाता है कि उस इलाके में विधायक जानते हैं कि भैया यहाँ पे दलितों का वोट कम है और अगड़ों का वोट अधिक है, इसलिए जब वो जो जिनके ऊपर सामूहिक बलात्कार के आरोप लगे थे, जब वो बाहर आते हैं तो उनको फूलमाला पहनाया जाता है। 1992 का ये केस है जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये बहुत चर्चित केस था। तो एक सीधी सी घटना जहां पर वहां के सवर्ण उसके साथ बलात्कार करते हैं, जो बाल विवाह के खिलाफ काम करने वाली महिला है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और सबसे बड़ी बात की सरकारी कर्मचारी है, उसके साथ ये गलत होता है और फिर भी उसको ये न्याय नहीं मिल पाता। ये नियामक तत्वों के उत्पीड़न का मामला है। ये केस स्टडी क्यों दिया गया? ये केस स्टडी इसलिए दिया गया कि अगर संस्थाएं ठीक से काम ना करे, राजनीतिक व्यवस्था ठीक से काम ना करे, सामाजिक सोच ठीक से काम ना करे, तो इन कानूनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह के कानून बनने के बावजूद किसी को न्याय मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। एक केस आपको दिया गया है और जो धारा बनाया गया एक्ट 354A, इसको लिख लीजिएगा। एक एक्ट है 354A। ये क्या है? ये 2013 में सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। 354A 354A
ए, इंडियन पीनल कोड है ये, आईपीसी एक्ट कहते हैं इसको, आईपीसी एक्ट 354 ए। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने, ये बहुत जरूरी पहल है जिसने यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया। और आपको पता है यौन उत्पीड़न में हमने कल दो उसके भाग किए थे, एक शारीरिक उत्पीड़न और दूसरा मानसिक उत्पीड़न, और इन दोनों ही उत्पीड़नों को हमने क्या कहा था, यौन उत्पीड़न कहा था। अब इसमें किस तरह की चीजें आती हैं, देखिए, आप अगर किसी को फोन पर सेक्सुअल कंटेंट भेजते हैं तो वो भी उत्पीड़न माना जाएगा। अगर सामने वाले की रजामंदी नहीं है और आपने उसको सेक्सुअल कंटेंट भेजा तो वो माना जाएगा। कल हमने बात किया था कि किसी स्त्री से बदला लेने के लिए, किसी कुलीग से बदला लेने के लिए, अगर उसका पुरुष कुलीग या महिला कुलीग ही उसके चरित्र के बारे में गलत धारणाएं फैलाती हैं लोगों के बीच और उसके चरित्र का हनन होता है, तो इसे भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा। इस तरह के केसेस में कुछ सजाओं का प्रावधान था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से अपराध घोषित नहीं किया गया था, खासकर मानसिक यौन उत्पीड़न को। ध्यान दीजिएगा, मैं शब्द बोल रहा हूं मानसिक यौन उत्पीड़न। तो यौन उत्पीड़न सिर्फ शारीरिक नहीं होता, और इसके लिए कोर्ट में, मैं आगे के जो केसेस होंगे या बाद में जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे उस समय मैं बताऊंगा कि एक वर्ड यूज किया गया है, पेनिट्रेशन, है ना। जरूरी नहीं कि जो स्त्री और पुरुष है उनके जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाएं यौन उत्पीड़न के लिए, इसकी जरूरत नहीं है कि बलात्कार के लिए पेनिट्रेशन हो। तो बलात्कार एक अलग शब्द है, ये हम बात कर रहे थे यौन उत्पीड़न में। इस यौन उत्पीड़न में क्या हुआ, तो 2013 में कोर्ट ने आईपीसी एक्ट के तहत क्या कर दिया, ये यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित कर दिया और इसका नाम दिया 354 ए। इसके अंतर्गत ये एक दंडनीय अपराध है। इसमें क्या होता है, सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, रेलगाड़ियों, बसों तथा निजी स्थानों, जिसके बारे में कल हमने बात की थी, स्कूल में की बात की थी, टीचर्स के बारे में, कॉलेज की बात की थी, प्रोफेसर के बारे में, इन सभी जगह निजी स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं या अन्य कार्यस्थलों जहां आप नौकरी करती हैं, जॉब करने जाती हैं, इन सभी जगहों पर यौन अपराध या यौन उत्पीड़न अगर होते हैं तो उनको भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी एक्ट के तहत 354 के ए के तहत उसको अपराध माना जाएगा और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब आप बलात्कार के केसेस को देखेंगे, और बहुत डीप नहीं जाना क्योंकि आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना, तो कई बार ये हुआ था कि कार्यस्थल को लेकर या घटना स्थल को लेकर भी बात की गई थी कि यदि लड़की का बलात्कार वैसी जगह पर होता है, मान लो जो पीड़ित है ना, उसने कहा कि फलाने ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, और ये पूछा गया कि कहाँ हुआ ये, तो भाई उसके घर पे। आप क्या करने गई थी वहां पे, ठीक है। ये जो पहला प्रश्न है कि आप क्या करने गई थी वहां पर, यही से केस कमजोर होना शुरू हो जाता है। और कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे केसेस हैं जहां पर कार्यस्थल ने पीड़िता को न्याय मिलने में रुकावट पैदा की, यानी जिस जो घटना स्थल था उस घटना स्थल के कारण उस पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए ये 354 ए लेकर आया गया। ठीक है, अब ये दो आपको, मुझे लगता है कि यही दो दिया गया है सिलेबस में और यही दोनों पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, संरक्षण, निवारण और समाधान, ये 2013 के बारे में पढ़ना है, यही दोनों पढ़ना है। कल के चैप्टर्स में से ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं मीडिया, जेंडर एंड मीडिया और जेंडर एंड लैंग्वेज, ये भाषा और मीडिया में स्त्रियों की स्थिति, जिसका कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं, उस पर फिर से बात करेंगे। फिलहाल इनमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं यहां तक। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, आपको क्लियर है। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
कोशिश करेंगे कि भाषा, जेंडर एंड लैंग्वेज और जेंडर और मीडिया को एक साथ लेकर चले। उसका रीजन ये है कि मीडिया जो है वो एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा मीडियम है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मीडियम शब्द है ना, माध्यम, इस मीडियम शब्द से ही मीडिया बना है। ठीक है, मीडियम से मीडिया बना है। अब मीडियम क्या है? मीडियम है एक्सप्रेशन, मीडिया है एक्सप्रेशन का मीडियम, जिसके माध्यम से हम संचारों का माफ कीजिएगा गला खराब, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? उसमें प्रिंट मीडिया जो पहले बात कर चुके हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें टीवी चैनल्स, उसमें सिनेमा, उसमें एड्स। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे कि सिनेमा में स्त्री कैसी है, आपको एड्स में विज्ञापनों में स्त्री कैसी है, मीडिया के माध्यम से किस तरह से स्त्रियों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्या न्यूज चैनल्स में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है। इन मुद्दों में से आधे मुद्दों पर हम फैशन के अंतर्गत, जब फैशन, जेंडर एंड फैशन पढ़ना था, उस पर हमने बात कर ली है। कुल मिला जुला के कौन से मुख्य मुद्दे हैं? सबसे बड़ी बात कि जो मीडिया है उसके भीतर जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, याद करिए सबसे पहले हमने लैंगिक रूढ़िवादिता की बात की थी, यानी स्त्रियों को देखने का जो नजरिया है या स्त्रियों को जिस रूप में देखा जाता रहा है, क्या मीडिया उसको बढ़ावा देती है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा, लैंगिक असमानता जो कार्यस्थलों पर हमें दिखाई देता है, जो जीवन के जितने भी सरोकार हैं या जितने भी क्षेत्र हैं जहां लैंगिक असमानता है। लैंगिक असमानता का मतलब अपॉर्चुनिटीज में लैंगिक असमानता। कोई अपॉर्चुनिटी है या क्रिएट हो रही है या कोई एक सेक्टर है, वहां पे स्त्रियों पुरुषों के बीच बहुत बड़ा अंतर है उनकी संख्या को लेकर। क्या लैंगिक असमानता हमको मीडिया में भी दिखाई देती है? तीसरा, लैंगिक वस्तुकरण। वस्तुकरण ऑब्जेक्ट के रूप में मानना। आपको एक शब्द मैं आज बताऊंगा, एक शब्द है बिंबो, और बिंबो शब्द यूज किया गया 2007 के बाद। ये लड़कियों के लिए यूज किया था, तो उस बिंबो पे बात करेंगे। और बिंबो शब्द वस्तुकरण को इंडिकेट करता है। फिर क्या वहां लैंगिक हिंसा की क्या स्थिति है मीडिया में? वहां पे जेंडर प्रतिनिधित्व का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? उसके बाद LGBTQ+ का प्रतिनिधित्व वहां कैसा है, इसकी बात करेंगे। और अंत में जेंडर और भाषा की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लैंगिक रूढ़िवाद को किस तरह से रिप्रेजेंट किया कर रहा है मीडिया। अब ये हमें देखना होगा, इसको हमें बांटना होगा। देखिए, मैं ऐसा ये मानकर चलता हूं कि मीडिया ने दो सबसे बुरे काम किए। एक, उसने लैंगिक रूढ़िवाद को जड़ से स्थापित कर दिया। रूढ़ि का मतलब आपको पता है ना, जो जड़ परंपरा है, ऐसी परंपरा जो समाप्त नहीं होती या जिसके पक्ष में धार्मिक और राजनीतिक रूप से समाज खड़ा हो जाता है, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। रूढ़ि पर हमने स्टीरियोटाइप जिसकी बात हमने की थी, उसके ऊपर बात करेंगे, नैरो माइंडेड और इन सब के ऊपर। दो बातें मैंने कही। मीडिया ने स्त्रियों को एक रूढ़ि के रूप में स्टैब्लिश कर दिया है, दूसरी ओर उसने उसका वस्तुकरण किया है। अब इन दोनों को देखेंगे तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ एक पुरातन महिला, घरेलू महिला की छवि गढ़ी जा रही है, और दूसरी तरफ सर आप कह रहे हैं कि उनको एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ये कैसे हो सकता है सर? ये ऐसे हो सकता है बच्चों कि आपने ये देखा होगा कि भारत जैसी संस्कृति में ना हमेशा हमेशा देव और दानव का कॉन्सेप्ट रहा है। जैसे कोई लड़का है बड़ा अच्छा है या लड़की बड़ी अच्छी है, घर में जो बात करते हैं तो कहते हैं अरे यार ये तो देवता लड़की है,
अरे यार ये तो देवता है, मतलब देव और दानव। हमारे यहाँ सामान्य मनुष्य होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और यही कारण है कि जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, जितने बड़े राजनेता हुए हैं या जितने बड़े ऐतिहासिक पात्र हुए हैं, हमेशा भारत के विद्वानों ने दो खानों में बांटकर उनको देखा है, या तो देवता नहीं तो दानव। इसलिए जब महात्मा गांधी की भी बात जब आप सुनते हैं, बहुत छोटा सामान्य उदाहरण हम लेते हैं, तो आपने देखा है कि एक धड़ा जो मिलता है वो महात्मा गांधी को इतना ग्लोरीफाई करता है, इतना ग्लोरीफाई करता है कि लगता है कि वो हमारे बीच किसी ईश्वर के, उसको क्या कहते हैं, क्या अवतार थे। दूसरी तरफ वो थिंक टैंक है, वो विद्वान है जो ये मानते हैं कि महात्मा गांधी से घटिया इंसान और उनसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं था। आज भारत, आधुनिक भारत की जितनी राजनीतिक समस्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से है। अब इन दोनों तरीके के मतों में अतिवाद है, एक्सट्रीमिस्ट हैं ये, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत एक्सट्रीम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह की भावना ये नहीं मानती कि महात्मा गांधी एक इंसान थे जो प्रयोग करते थे। कई बार उनके प्रयोग सफल हुए, कई बार उनके प्रयोग विफल हुए, और मानवीय जो गुण होते हैं उनमें कुछ गुण होते हैं और उनमें कुछ स्वाभाविक खामियां होती हैं। ये जो स्वाभाविक खामियां थी वो महात्मा गांधी में भी थी, जवाहरलाल नेहरू में भी थी, किसी बड़े सेलिब्रिटी में थी, जिसकी भी तुलना करते हैं। और ये जो सोचने का तरीका रहा है सांस्कृतिक रूप से भारत में, ये तरीका हमने स्त्रियों को लेकर भी देखा है। और क्या देखा है कि या तो स्त्रियां देवियां हैं या तो फिर यौन दासियां हैं। आप हमेशा जब आप एसेज लिखा करते होंगे 5th में, 6th में, 7th में, तो एक बड़ा रटा रटाया वाक्य आता होगा कि भारत की स्त्रियां क्या है, उनको देवी के समान पूजा जाता है, दुर्गा माँ को पूजा जाता है, दिस डैट ब्ला 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 ब्ला, देवी 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 देवी, हमेशा आपने सुना होगा। तो भारत में स्त्रियों को या तो देवियों की श्रेणी दी गई या तो उनको यौन दासियां बना दिया। अब यौन दासियों का क्या अर्थ है? सभी संस्कृतियों में, भारत की सभी संस्कृतियों में आपको ये पता होगा कि अंग्रेजों के आने के बाद 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें से एक आंदोलन था पर्दा प्रथा का विरोध। फिल्मों में इसके उदाहरण आपको मिल जाते हैं। जब एक माँ 70s 80s की फिल्मों में आप देखते हैं, जब एक माँ कहती है कि बेटी इस घर से तेरी डोली उठी है, उस घर से तुम्हारी अर्थी आनी चाहिए। आपने ये भी उन फिल्मों में देखा होगा, आप पुरानी फिल्मों को देखते रहे होंगे, तो ये हमेशा, अब तो नए मकानों में दरवाजों के नीचे वो अलग अलग जगहों पे उसको कुछ कहते हैं, इतना उठा हुआ कुछ रहता है, देखो वो शब्द मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, उसे क्या कहते हैं, दहलीज, तुम लोग कह लो कि घर की दहलीज नहीं लागना। तो एक स्त्री जो चार दीवारी के बीच बंद है, जैसे कि शेर बंद होते हैं, जैसे कि हम जानवरों को बंद करते हैं, और पूरा जीवन उस चार दीवारी के भीतर उसने व्यतीत कर लिया और बुजुर्ग हो गई, है ना, उसके जीवन का औचित्य क्या था? उसके जीवन का औचित्य था घर का कार्य और संतानोत्पत्ति। और पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर आपने फादर फोरफादर उनसे ऊपर आप सोचते चले जाए, दादियों की दादियां, उनका कार्य क्या था? सिर्फ संतानोत्पत्ति, और वो पूरे पूरे उस चार दीवारी के भीतर। तो या तो वो देवी है जिसकी पूजा होगी, और हमने देखा कि कैसे हमारे यहाँ सती प्रथा, क्यों सती प्रथा है, सती प्रथा हमारे यहाँ बहुत गंभीरता से उसको फॉलो किया जाता था। जो छोटी बच्ची होती थी, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बाल विवाह होता था,
तो 10 वर्ष से नीचे की वो लड़कियां जो रजस्वला नहीं है, जिनके पीरियड स्टार्ट नहीं है, उनका मुंडन कराकर उनको हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा आदि जगहों पर भेज दिया जाता था। उनको सती नहीं बनाया जाता था। लेकिन जो स्त्रियां रजस्वला थीं, जिनके पीरियड स्टार्ट हो गए थे या जो बच्चा जनने की क्षमता रखती थीं, उनको उनके पुरुष के साथ ही जला दिया जाता था। और उसके बारे में हमें जो कहानियां सुनाई गई धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में, या जिस तरह से सिनेमा आदि में रिप्रेजेंट किया गया, जौहर दिखाना। आपने देखा होगा, अभी कोई फिल्म आई थी, मैं उसको नहीं देख पाया, लेकिन उसमें मुझे ये पता चला, ये हीरोइन का नाम मुझे याद है, दीपिका पादुकोण। उसमें जौहर दिखाया जा रहा है। राजस्थान में, राजपूतों में इसको जौहर खेलना या जौहर दिखाना कहते थे कि जैसे ही पुरुष किसी युद्ध के लिए घर से बाहर निकलते थे, वैसे ही चिताएं सजाई जाने लगती थी। और उसमें क्या दिखाया जाता है कि भाई रानी जो है या स्त्रियां जो है सहर्ष अपने आप को उस अग्निकुंड में झोंक देती हैं। यही दिखाया जाता है ना? सॉरी, गला फंस रहा है। तो हमें ये दिखाया जाता है कि स्वयं स्त्रियां आगे उठकर अपने आप को अग्निकुंड में झोंक देती हैं। भाई साहब, कभी माचिस की तीली से हाथ जला है? कभी वो पटाखे जलाते हुए हाथ जला? देखते हो कितना दर्द होता है। अब तुम ये बताओ कि दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो माचिस की तीली से जलने से डरता हो, वो स्वयं को आग में झोंक देगा? सच्चाई ये है कि उन महिलाओं को अफीम चटाई जाती थी ताकि वो बेहोश हो जाए, और उन्हें बांधकर उन चिताओं पर फेंक दिया जाता था पति के साथ। और जब वो जलना शुरू करती थी और बेहोशी से जब वो उठकर कई लड़ते भागना शुरू करती थी, तो चारों तरफ से लोग भाले लेकर खड़े होते थे, जो उनको ये भालों से ये कोंच कर वो फिर से उस पर जलाने की कोशिश करते थे। ये थी सती प्रथा। और सती प्रथा का ये दृश्य, और भी बहुत सारे दृश्य की एक महिला हुई जिसने यमराज से अपने पति को छीन लिया। आप देखो कि स्त्रियों को रूढ़िगत तरीके से इस रूप में पेश किया गया कि पूरे घर को सजाने संवारने, बच्चों को पैदा करने और उनके देखभाल करने, और पतियों के लिए अपना जीवन दान कर देने, जीवन होम करने वाली भारतीय महिलाएं देवियां हैं। और उसके प्रतीक चिन्ह स्थापित किए, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, जिसमें मंगल सूत्र है, जिसमें सिंदूर है, जिसमें पैर का बिछिया है, पैरों में पाजेब है। और इसी बीच मैंने आपसे ये पूछा कि अगर ये सारी चीजें जो स्त्रियां पहनती हैं, जिससे ये पता चले कि शी इज समवन्स प्रॉपर्टी, है ना, उसको देख लो, अगर किसी इस तरह की जिसकी सिंदूर लगी हुई हो, जिस औरत पे सिंदूर लगाई हो, या नई शादी हुई, ये सारे प्रतीक है कि अरे अरे देखो, यहाँ तक वो क्या पहनते हैं, वो जो चूड़ियां बहुत ऊपर तक होती हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, तो जैसे ही हम उनको देखते हैं तो कहते हैं कि वो न्यूली मैरिड कपल है, ये नवविवाहिता है। तो देखो कौन सी महिला नवविवाहिता है, कौन सी महिला विवाहिता है। इन सभी के लिए हमारे समाज में कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह उनके शरीर पर डाल दिया गया। उन्हीं के ऊपर नहीं डाला गया, जानवरों के ऊपर भी डाला गया। औरतों के नाक छेदे जाते थे, नथिया पहनाया जाता था, गायों और भैंसों के भी नाक छेद दिए जाते हैं, उसमें भी रस्सी डाली जाती। अब ये है कि ये जो इतनी लंबी कहानी मैंने इसलिए बताई कि रूढ़िवादी रूप से स्त्रियों को या तो देवी के रूप में, या तो नगरवधु, नगरवधु मतलब वेश्याएं, जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर से लेकर भारत के जितने बड़े मंदिर रहे, और बहुत बड़े बड़े मंदिर, उन मंदिरों में ईश्वर को भी स्त्रियों का भोग कराया जाता था, और उनकी गणिकाएं होती थी जो ईश्वर के लिए नाचती थी, जो ईश्वर के लिए रास रचाती थी। तो ऐसे माँ बाप भी होते थे जो मंदिरों में जाके ईश्वर की सेवा के लिए अपनी पुत्रियों का दान कर देते थे, और उस दान के पीछे लिखा गया कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है। तो इन सब हम भटक न जाएं उस पे, इसलिए हम इसको, इस टॉपिक को यही रोकते हैं, फिर से हम मीडिया के ऊपर आते हैं। अब देखो, क्योंकि सास भी कभी बहुत थी, आप इस तरह के तमाम सीरियल्स जो आजकल दिखाए जा रहे हैं, नागिन,
और मैंने तो मतलब बहुत बचपन में, मुझे लगता है कि 9th-10th के बाद मैंने देखा नहीं है सीरियल, इस तरह के सीरियल्स, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो माँ लोग देखती रहती हैं, हमें भी देखना होता है। लेकिन मैंने कुछ कुछ पढ़ा है और कुछ यूट्यूब और कुछ पढ़ाने के दौरान कुछ जानकारी इकट्ठा करने के जरिए मैंने देखा भी। आप जी स्टार, कलर्स, ये जितने चैनल्स हैं, आपने वहां पे शादीशुदा महिलाओं को देखा है क्या? उनका सिंदूर बहुत दूर से झलकता है। उनका मंगलसूत्र, उनकी लिपस्टिक, बार बार मंगलसूत्र को तोड़ना, चूड़ियों को फोड़ना, इस तरह के दृश्य आपको बहुत दिखाई देते हैं। वहां पे दिखाई देते हैं क्या? करवा चौथ कर रही स्त्री, मतलब करवा चौथ का तो इतना क्रेज है कि लड़कियां मर रही हैं करवा चौथ करने के लिए। करवा चौथ क्यों करते हो भाई? तो फलाने काम के लिए करते हैं, है ना। कल करवा चौथ के दूसरे पक्ष की बात हुई थी, जो माता जी और सासू माँ को सोचने वाली बात। लेकिन हम ये देखते हैं, आपको शायद नहीं मालूम होगा, उत्तर भारत के कई ऐसे प्रांत हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है ना, और भी तमाम राज्य, ये हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, और ये जो हरियाणा और राजस्थान और पंजाब के लोग दिल्ली में हैं, इन संस्कृतियों में करवा चौथ मनाया जाता है। और उत्तर भारत के शेष संस्कृतियों में करवा चौथ के समान एक और त्योहार होता है जिसको तीज कहते हैं, वो मनाया जाता है। ठीक है, साउथ इंडिया में ये त्योहार मनाया नहीं जाता। लेकिन आप देखेंगे कि इस मीडिया की वजह से आज उत्तर भारत के सभी राज्यों में करवा चौथ सेलिब्रेट किया जाता है। और करवा चौथ सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है? करवा चौथ सेलिब्रेट करने का मतलब होता है स्त्री की उस रूढ़िवादी छवि को सेलिब्रेट करना। मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं, बिल्कुल करना चाहिए पति की लंबी उम्र के लिए। मुझे एक त्योहार का नाम बताओ जिसमें पत्नी की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत किया जाता, आज बता दो। अरे छोड़ दो पति को, जिसमें माँ या सास बेटियों की लंबी उम्र के लिए कोई त्योहार करती है। मुझे एक कोई निशान बताओ जिससे पता चलता हो कि अमुक पुरुष शादीशुदा है। मुझे एक कोई ऐड बताओ जिसमें डालडे का प्रचार करते हुए, तेल का प्रचार करते हुए, कुकवेयर्स का प्रचार करते हुए, जो खाना बनाने के जितने ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, ये बर्तन आदि हो सकते हैं, या जितनी मशीनरीज हैं इर्द गिर्द घर के, साफ सफाई के, बर्तन मांजने के, विम बार के, इसमें आपने पुरुषों को कभी देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा। तो हम ये देखते हैं कि घर के देखभाल से जुड़े जितने भी उत्पाद हैं, बच्चे को ग्लूकॉन डी पिलाना है, माँ। बच्चे को नाइसिल पाउडर लगाना है, माँ। बच्चे के कपड़े को विम से या किसी भी चीज से धोना है, माँ। कौन दिखाई देती है? माँ दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है भाई? क्योंकि रूढ़िवादी रूप से हमारे समाज में ये बात न्यस्त है, और संभवतः वो हिट भी ना करे ऐड, कि अगर पापा बोले कि लाओ बेटा मैं तुम्हारे कपड़े टाइट जैसा धो देता हूं, ऐसा नहीं होता लाइजॉल का प्रचार करते हुए स्त्री। तो चाहे ये एड्स हो या इस तरह के धारावाहिक हो, ये इन्होंने स्त्रियों की एक रूढ़िवादी छवि प्रस्तुत की है। करवा चौथ सांस्कृतिक रूप से जितना नहीं फैला, उसको इन सिनेमा ने और धारावाहिकों ने घर घर तक पहुंचा दिया। आप देख लीजिए। और बहुत ये इवन कि जो करवा चौथ के प्रोडक्ट होते हैं, ये तो चाइना वाले जान गए हैं, वो अब चाइनीज माल भेज रहे हैं करवा चौथ के बना के। तो आप सोचिए कि इन धारावाहिकों ने और इस तरह के विज्ञापनों ने स्त्री की कौन सी छवि को प्रस्तुत किया है?
कोई कोई सीरियल बनेगा जहां पर दिखा जाएगा कि सुषमा नाम की महिला है जो 20 वर्ष से प्रताड़ित हो रही है और अंत में जो है अब औरतों को खुश करना है, क्योंकि औरतों को, वो कौन है, वो तुषार कपूर की बहन, क्या नाम है उसका, समथिंग कपूर, वो रुलाई जा रही है 15-20 साल से एक ही सीरियल में औरतों को रुलाई जा रही है। आज उसको औरतों को खुश करना है, प्रोमो चलना शुरू हुआ कि आज सुषमा मारेगी अपने पति को, बस हो गया। नहीं तो फिर क्या हो रहा है, वो अपने पति से पिट रही है, सास से प्रताड़ित हो, और घर घर की कहानी। फिर उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर वो, अब इन कहानियों में एक मोड़ ये आया है कि सुषमा अपनी स्थिति से लड़ते हुए कुछ काम कर लेती है, लेकिन जो रिस्पेक्ट मिलना था वो उसको नहीं मिलता। उनको उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से सामना करना पड़ता आया था। तो देखिए, बहुत लंबा उदाहरण मैं नहीं दूंगा। अब आते हैं दूसरी छवि की ओर, और फिर से मैं आपको प्रहलाद कक्कड़ वाली बात सामने लाता हूं। इसमें आते हैं प्रहलाद कक्कड़, और इसी में हम बिंबू को शामिल करके और बात अपनी पूरी करेंगे। प्रहलाद कक्कड़ एक जमाने में सबसे बड़े एड गुरु माने जाते थे। एड गुरु वो होते हैं जो जिंगल्स बनाते हैं अलग अलग और एड्स बनाते हैं। हिमेश रेशमिया की भी शुरुआत इसी से हुई थी, लेकिन वो बहुत अधिक दिनों तक इस क्षेत्र में सरवाइव नहीं कर पाए और वो फिल्मों में चले गए। लेकिन प्रहलाद कक्कड़ ने सैकड़ों विज्ञापन बनाए और उनको एड गुरु कहा जाता है। प्रहलाद कक्कड़ को ये कहा गया, जो हम ये कहते हैं कि सेक्स टॉय के रूप में विज्ञापनों में इस्तेमाल किया। अच्छा, अब देखिए, वो तो देवियां हो गई जो मार खाने और मार सहने के लिए, अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए, बेटे के जीवन की रक्षा के लिए बनी है। दूसरी स्थिति क्या है कि एक लड़का अपने शरीर पर डीओ मारता है और डीओ मारकर वो पुल में कूद जाता है। ये पुल का मतलब ये जो स्विमिंग पूल, और उसके पीछे नंग धड़ंग लड़कियां कूद जाती हैं। मैं तो कहता हूं कुछ दिनों के बाद उसको कीचड़ में कूदते हुए दिखाया जाएगा और लड़कियां कूद जाएंगी, है ना। लड़कों के अंडरगारमेंट्स के ऐड हैं, उनके अंडरवियर, उनके बनियान के एड्स, उसके शरीर से चिपकती हुई आपको एक नंगी महिला दिखाई देगी। अब आप देखिए कि जिन एड्स में जो पुरुषों के लिए बने हुए उत्पाद हैं, जिनका विज्ञापन सिर्फ पुरुष कर सकते थे, उनमें अश्लीलता परोसने के लिए या उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए ये दिखाया जाता है कि पुरुष अगर इस तरह के उत्पाद का प्रयोग करेगा तो महिलाएं आकर्षित होंगी। अब लो भाई, कामसूत्रा डीओ खरीदना शुरू कर दिया लड़कों ने। क्यों खरीदना शुरू कर दिया? क्यों? उनको ये विज्ञापन में दिखाया जा रहा है कि एक बार ये डीओ लगाया तो फिर महिलाएं पागलों जैसा आकर्षित होंगी इस महक के पीछे। अगर ये माचो मैन वाला ये बनियान या ये अंडरवियर तुम पहनते हो तो कपड़े के भीतर भी माचो लगोगे और लोगों को माचो लगोगे। तो इस तरह के तमाम विज्ञापन देखिए जहां पर एक पुरुष और 20-20 महिलाएं उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, या फिर महिलाओं का उत्पाद किस तरह बेचा जा रहा है। फिर प्रजनन क्षमता को रोकने संबंधी जो उत्पाद हैं, क्षमता कह रहे हैं, मतलब कंसीव करने के रोकने के संबंधी जो उत्पाद हैं, उनमें स्त्रियों को किस तरह से परोसा जा रहा है। तो प्रहलाद कक्कड़ से कहा गया कि आपने जो एड बनाए हैं अब यहां से शुरू करो। प्रहलाद कक्कड़ से कहा गया कि आपने जो एड्स बनाए हैं उसमें महिलाओं की एक गंदी छवि प्रस्तुत हुई है, अश्लील छवि प्रस्तुत हुई है, और क्या आपने अब महिलाओं के इमेज को खराब किया है? प्रहलाद कक्कड़ का जवाब सुनिए और ये आपको लिखना चाहिए। प्रहलाद कक्कड़ ने कहा कि ऐसे धारावाहिक और ऐसे विज्ञापन जो महिलाओं की रूढ़िवादी छवि को प्रस्तुत करते हैं, मैं उसे समाज के लिए सबसे हानिकारक समझता हूं। अब इसकी सोच सुनो। वो कहता है कि रूढ़िवादी छवि को मैं हानिकारक समझता हूं। इसके ठीक विपरीत मेरे विज्ञापनों में स्त्रियों की जो छवियां प्रस्तुत हुई हैं वो अधिक स्वावलंबी और स्वतंत्र दिखाई देती हैं। अब समझो, नग्नता को वो स्वावलंबन और स्वतंत्रता से जोड़ देता है। देखिए, नग्न होने को वो स्वावलंबी होना और स्वतंत्र होना मानता है,
और कहता है कि इससे स्त्रियां एक शक्ति के रूप में सामने आती हैं, एक पावर के रूप में। और वो शक्ति क्या है? वो एक ऐसी शक्ति है कि ये जो डोमिनेटिंग पावर है, जो मेल्स हैं, जो मेल है डोमिनेटिंग पावर के रूप में, उस डोमिनेटिंग पावर को न सिर्फ आकर्षित कर सकती है बल्कि अपने कहे अनुसार उसको पालन करने पर मजबूर कर सकती है। अर्थात उसके भीतर आकर्षण की एक ऐसी छवि है जिससे वो पुरुषों को किसी भी उत्पाद को खरीदने पर मजबूर कर सकती हैं। ऐसे अर्थों में जो मेरे विज्ञापनों में प्रस्तुत स्त्री है वो न सिर्फ अधिक स्वावलंबी है, अधिक स्वतंत्र है, बल्कि पुरुषों के ऊपर डोमिनेट करने का पावर रखने वाली महिला है। मुझे नहीं लगता कि ना ही हम पहली वाली स्थिति, रूढ़िवादी छवि की स्थिति से हम सहमत होंगे और ना ही हम प्रहलाद कक्कड़ की छवि से सहमत होंगे। प्रहलाद कक्कड़ ने जिस स्त्री की छवि को गढ़ा या जिस स्त्री की छवि का समर्थन किया, बाद में 2007 के बाद से उसको बिंबो कहा जाने लगा। बिंबो वो महिलाएं हैं जो बला की आकर्षक होती हैं और उनके एक इशारे पर पुरुष मर मिटने के लिए तैयार होते हैं और उनके एक इशारे पर वो किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। बिंबो उन महिलाओं को भी कहते हैं जो अपने आकर्षण और शरीर की खूबसूरती के आधार पर अपने किसी भी कार्य को करवाने की क्षमता रखती हैं। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि हमारे समाज में दो तरह की सोच विकसित हुई है मीडिया के चित्रण से। जो देवी और गणिकाओं वाली बात मैं कर रहा था कि बिल्कुल एक्सट्रीम, एक तरफ हमें ऐसी महिला मिलती है जो वो स्त्री के उस पुरातन छवि को बचाने के लिए तत्पर है और उसके लिए पुरुष सत्ता का साथ देने के लिए तैयार है, और वो कहती है कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये धर्म विरुद्ध है। मैं उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं। दूसरी तरफ एक ऐसी स्त्री है जिसने इसको गलत रूप में लिया और उन्मुक्त दिखने के लिए, स्वतंत्र दिखने के लिए भड़काऊ कपड़ों को पहनना, फैशन का सहारा लेना, सिगरेट से शराब का सेवन करना, ठीक है, और अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, इसे आधुनिकता और स्वतंत्रता का पैमाना मान बैठी। ठीक है। इन दोनों के बीच में तीसरी स्थिति मैं आपको बताता हूं कि आधुनिकता जो शब्द है वो एक वैचारिक शब्द है, मॉडर्निटी। याद रखिए कि हर नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से अधिक नई होती है, लेकिन उसको मॉडर्न नहीं कहा जा सकता। आधुनिक क्यों नहीं कहा जा सकता? आप ध्यान दीजिए कि कबीर ने कहा था कि काकर पाथर जोर करी मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी। जो जोर जोर से अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है? और ठीक उसके तरफ ये कहते हैं कि जो तू बामन बामनी जाया, अगर तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणी की औलाद हो तो अपने साथ शिखा और सूत्र लेकर क्यों नहीं पैदा हुए? याद रखिए 14वीं शताब्दी में इस तरह की क्रांतिकारी बात वो कर रहे हैं धर्म के विरुद्ध। कबीर आज के समाज से कहीं ज्यादा आधुनिक है, कहीं ज्यादा आधुनिक है। मीराबाई 17वीं शताब्दी में सहर्ष स्वीकार करती हैं कि कृष्ण मेरा पति है, और वो घर छोड़ती हैं। उनको मारे जाने की कोशिश की जाती है, फिर भी वो अपने आप को स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाती हैं। वो हमसे कहीं ज्यादा आधुनिक है। लक्ष्मीबाई अपने पीछे अपने बच्चे को बांधकर युद्ध लड़ती हैं, वो कहीं हमसे ज्यादा आधुनिक है सोच के स्तर पर। तो याद रखिए कि आपकी दादियां और आपकी नानियां अनुभव और सोच के आधार पर आपसे अधिक आधुनिक हो सकती हैं। कम कपड़े पहनने और अधिक कपड़े पहनने का आधुनिकता से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध विचारधारा से है। अगर कोई स्त्री अपनी स्वतंत्रता को, स्त्री सत्ता को और धर्म सत्ता को नहीं पहचान पा रही तो वो अभी भी गुलाम है, चाहे वो कितने भी कम छोटे कपड़े पहने और कितना भी कम फैशन करे। फैशन और ड्रेसिंग ये रिप्रेजेंट नहीं करता मॉडर्निटी को। मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करता आपकी थिंकिंग, आपकी सोच। अगर आपकी सोच आज भी जाति पाति, धर्म के भेद को, जाति के भेद को,
लिंग के भेद को, भाषा के भेद को, वर्ग के भेद को, वर्ण के भेद को मान रही है, तो आप कतई आधुनिक नहीं। और जो मैंने रूढ़िवादी छवि के विषय में बोला, उसका उदाहरण मैं आपको दिए देता हूं कि जहां पर स्त्रियों को कहा गया कि नहीं, अगर तुम्हारी ये जो छवि है हिंदू दैवीय हिंदू स्त्री की छवि, दैवीय मुस्लिम स्त्री की छवि, इसको अगर तोड़ा तो ये धर्म विरुद्ध हो जाएगा। अब धर्म विरुद्ध होने का क्या कारण है कि सामने से मुस्लिम औरतें सामने आ रही हैं और कह रही हैं कि नहीं, बुर्का और नकाब तो जो है हमारे धर्म का पाठ है, ये तो चॉइस है, और पता नहीं तमाम सारी बातें। उन मुस्लिम औरतों को किसी ऐसे जगह भेजा जाए जहां पर कहीं किसी तरह का पारिवारिक और सामाजिक दबाव ना हो, वहां एक मुसलमान ना हो, जहां घर तक खबर ना पहुंचती हो, आप पाएंगे सबसे पहले नक वो बुर्का वहीं उतार कर फेंकेंगे। किसे बेड़ियों में रहना पसंद है? तो हमने दो स्थितियां जो देखी, एक तो रूढ़िवादी स्त्री की छवि और दूसरी बिंबों की छवि। ये इन दोनों ही छवियों ने स्त्रियों का सिर्फ नुकसान किया है। क्यों नुकसान किया है? क्योंकि एक तरफ तो वो धर्म भीरू हो जाती हैं, रूढ़िवादी छवि, धर्म सत्ता उसके ऊपर काम करने लगता है। भाई, रूढ़िवादी स्त्री जो करवा चौथ करती है, व्रत करती है, तमाम तरह के वो काम करती है, पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, सती प्रथा को मानती है, पर्दा प्रथा को मानती है और तमाम सारी बातें, वो धर्म की सत्ता को स्वीकार कर रही है। और ऐसी स्त्रियां जो आकर्षक दिखना चाहती हैं, एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में अपने आप को परिणित कर रही हैं, सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में, जिसको बिंबो मैंने कहा। किसके लिए वो सस्ती सवरती हैं? आप में से बहुत सारी लड़कियां जो पीछे बार भी हम तर्क कर चुके हैं, कहेंगी कि नहीं नहीं, हम तो अपने आप लिए। अच्छा भाई, अपने आप के लिए सस्ती धस्ती हो, फिर घर के भीतर क्यों नहीं सस्ती? कोई पुरुष या कोई स्त्री जब बार बार अपने आप को आईने में देख रहा होता है, तो स्वयं के लिए नहीं देख रहा होता। क्यों आकर्षक दिखना चाहता है? आखिर किसके लिए आकर्षक दिखना चाहता है? तो जब हम आकर्षण की छवि को अधिक महत्व देंगे, जब हम उस भाषा को अधिक महत्व देंगे, तो हम फिर उसी पितृसत्ता को स्थापित कर रहे होते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो सिर्फ सेक्स सिंबल है, और एक स्त्रियों ने उसको मान भी लिया। तो ध्यान रखिए कि चाहे वो लैंगिक रूढ़िवाद की छवि हो या लैंगिक वस्तुकरण, अब वस्तुकरण मतलब वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट है ना, तो बिंबों की छवि या देवी की छवि, इन दोनों ही छवियों ने स्त्रियों का नुकसान ही किया है। जबकि तीसरी छवि यह हो सकती है कि स्त्रियां स्वयं की स्थिति को, स्वयं की दशा और दिशा को समझें, स्त्रियां समाज के प्रति अपने दायित्व को समझें। जिस प्रकार पुरुष वर्ग समाज के उत्थान में अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है, उसी तरह स्त्रियों को भी इस समाज के उत्थान में दायित्व निर्वहन करना है। साथ ही एक ऐसी चेतना का विकास करना है जहां पर स्त्री और पुरुष समान रूप से देखे जाएं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रश्न पूछना है? नहीं, ठीक है। अब ये है कि एक टॉपिक मैं और पढ़ा देता हूं, और बाकी टॉपिक जो है अगली क्लास के लिए हम छोड़ेंगे। बीच में रोके, चूंकि अभी जेंडर डिस्कोर्स में सिर्फ स्त्रियों की बात हुई, अब हम आ जाते हैं कि LGBTQA या प्लस के ऊपर, कि इन सबका क्या रोल है मीडिया के अंदर, और ये सब कुछ क्या है ना, प्रो मॉडर्न दिखना है तो आप ये कह सकते हैं। देखो, अब मैं सामान्य गार्जियन की भाषा में बोलता हूँ, भगत सिंह होना चाहिए जरूर, लेकिन बगल पड़ोस में, अपने घर में नहीं। तो क्रांतिकारी होने चाहिए सोसाइटी में। ठीक उसी तरह कुछ लोग प्रो मॉडर्न बनते हैं, और प्रो मॉडर्न बनेंगे और ये कहेंगे कि यार मैं तो सपोर्ट करता हूँ गेज को, लेस्बियंस को, बाइसेक्सुअल्स को, ट्रांसजेंडर्स को, क्वायर्स को, इन सबको, ट्रांसजेंडर्स को, इन सबको मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक, ये आप कूल दिखने के लिए जो कर रहे हैं। सिर्फ एक बार अगर सामने से बंदा ये कह दे कि अगर तुम्हारा बेटा गे निकला, तो आप उसके चेहरे का रिएक्शन देखिएगा, और यही रियल पैरामीटर है।
कि अगर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता है, वो चिंतित दिखाई देता है, उदास हो जाता है या गुस्से में आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो सपोर्ट है ये सिर्फ दिखावे के लिए है। इसलिए राजनीतिक रूप से कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ता है इस तरह के संगठनों को। हमेशा याद रखिएगा, ये जो दलितों के प्रति उद्धार की भावना, आहा, हमारे प्रधानमंत्री जाके किसी दलित स्त्री या दलित पुरुष का पैर धोते हैं, भला हुआ उसको पिया नहीं उन्होंने, नहीं तो धोकर पीने की भी परंपरा है। और ये जो तमाम सारी बातें सो कॉल्ड हम देखते हैं कि नहीं स्त्रियों के लिए लड़ना चाहिए, स्त्रियों को आगे आना चाहिए, मैं तो उन्हें बराबरी का अधिकार, जब पुरुष ये कहे कि मैं उसको अपनी पत्नी को बराबरी का अधिकार देता हूं, वही प्रश्न उठता है कि देने वाले तुम कौन हो। और जब वो इसी भाषा के ऊपर हम अगली क्लास में बात करेंगे कि किस तरह से भाषा जेंडर डिस्कोर्स क्रिएट करता है। जब ये कहे पिता कि मैं तो अपनी बेटी को इंटरकास्ट मैरिज की इजाजत दूंगा, हु आर यू? अगर आप बराबरी की बात कर रहे हैं और कहीं आपकी बेटी को इंटरकास्ट मैरिज करने का मन ही ना करे, तो हो सकता है उसको अपनी जाति में ही शादी करनी हो, तो मैं करवाऊंगा, मैं करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं सपोर्ट करता हूं। जब इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है तो ये मान लीजिए अभी भी नियामक तत्व स्वामित्व का वो जो गुण है या स्वामित्व की वो जो भावना है, वो कहीं ना कहीं उसके भीतर बैठी हुई है। ठीक इसी तरह से LGBTQ का सपोर्ट करना और उसका दिखावा करना, दूसरी तरफ LGBTQ को राजनीतिक और कानूनी अधिकार दिलवाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए जानते हैं इस तरह की जो सप्रेस्ड कम्युनिटी होती हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासियां हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे जितनी सीमांतीय अस्मिताएं, जितनी हाशिए के बेस्ड जितने अलग अलग साउंड्स हैं, स्वर हैं, इन सभी को किसी के भावना और संवेदना की आवश्यकता नहीं है। इनको आवश्यकता है रियलिटी की, फैक्ट चेक की, और रियलिटी ये है कि इनको राजनीतिक रूप से न सिर्फ सशक्त होना होगा बल्कि उसके लिए कानूनी प्रावधान होने चाहिए। अब चलिए, मीडिया में दिखाया गया LGBTQA+ पे की आंदोलन हुआ, ओ माय गॉड, सरकार ने जो इसको क्या किया, कोर्ट ने इसको जो क्रिमिनलाइज किया हुआ था उसको हटा दिया, बोला कि अब ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है अगर गेज और लेस्बियन साथ रहेंगे। हालांकि अभी उसकी शादी और उसके बाद की जितने भी बातें हैं उसको लेकर कानूनी प्रावधान कोई नहीं हुए। लोगों ने दिखाया, आमिर खान सामने आया और तमाम सारे लोग सामने आए कि हम सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। अब आप बताइए, ये जो मीडिया हाउस है, किसी ऐसे न्यूज एंकर का नाम, किसी ऐसे ग्राउंड रिपोर्टर का नाम जो LGBTQA कम्युनिटी से आता है और वो स्वीकार करता हो कि मैं इस कम्युनिटी से हूं और मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूं मीडिया से, कहीं आपने देखा है? ये जितने बड़े बड़े एंकर देखते हैं उसमें से कोई गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर कुछ है? और अगर है तो उसने क्या स्वीकार किया? कोई ऐसा धारावाहिक सीरियल जो इन लोगों के ऊपर बना हो? कोई ऐसा हीरो आपकी सोसाइटी में, कोई ऐसी फिल्म आई हो जिसका जो एक्टर है, जो उसका हीरो है वो गे है और वो लेस्बियन है और लेडी, और उसी तरह से लड़ाई कर रही है जैसे, या उसी तरह से बॉक्सिंग और फाइटिंग हो रहा है जैसे सलमान खान करता हो? मीडिया के जितने भी सोर्सेज हैं, जो मैं बात कर रहा था, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इनमें से कुछ भी आप वहां पर कहीं भी LGBTQA का प्रतिनिधित्व दिखा दीजिए। और जब तक अगर आप कहते हैं कि नहीं है, किसी एक LGBTQA प्रतिनिधित्व करने वाले किसी एक मेंबर के विषय में बता दीजिए जिसको आप जानते हो, या जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो, या जो रोल मॉडल हो, है ना, या जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यक्ति है, आप नहीं जानते। आपको एक बात मैं बताता हूं, ये जो करण जौहर है ये गे, बट अभी तक उसकी एक्टिविटी, ये एक मान्यता भी बन चुकी है, लोग जानते भी हैं, सब है, लेकिन अभी तक उसने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं गे हूं। स्पष्ट
हाँ मैं शादी नहीं करता, हाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं ये, लेकिन एक बार ये पूरा वाक्य नहीं बोला। मनीष मल्होत्रा उसका गे पार्टनर था, और जब उसने वो स्वीकार किया उसके बाद से वो गायब। गायब होने का मतलब वो है, लेकिन फैशन वर्ल्ड में जो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती थी वो लगभग समाप्त है। और वो मिलती भी किससे थी? वो मिलती थी करण जौहर की फिल्मों में। ठीक है, हमारे यहाँ लेस्बियंस भी है। जयललिता की एक पूरी कहानी है अगर आप पता करेंगे तो, लेकिन जयललिता ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि वो लेस्बियन है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक वो स्वीकार करके सामने नहीं आती तब तक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन की बात अधूरी रह जाएगी। वो सड़कों पर आंदोलन तक ही सीमित रह जाएगा या कोर्ट कानून के धक्के खाता रहेगा। यदि जयललिता वो आ गई रहती पहली महिला लेस्बियन मुख्यमंत्री के रूप में, तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ होता, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ होता। और जब वो आ जाती तो ये चीजें हमें सिनेमा और बाकी जगहों पर भी दिखाई देने लगती। तो सच्चाई ये है कि जो सोशल मीडिया या जो प्रिंट मीडिया, संभवतः प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के पिछले 5-7 सालों में बहुत मदद की है, लेकिन मदद करने के अलावा क्या इस सेक्टर ने उनको किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल पे कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है क्या? उनको किसी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। आपको एक होटल ग्रुप का मैं नाम बताता हूं। ये होटल ग्रुप है, दिल्ली में भी उसका होटल है, 5 स्टार होटल है वो, नाम मैं भूल रहा हूं, याद अगली क्लास में आप कहिएगा, मैं आपको याद दिला दूंगा। उस होटल ग्रुप ने यह तय किया है कि उसके सभी होटल में मैक्सिमम लेवल 60% लेवल तक ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग काम कर सकते हैं। और अभी जितने लोग आपको जो स्टॉक्स पे और इधर उधर दिखाई दिए हैं, ये सभी उसी 5 स्टार होटल में काम कर रहे हैं या स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह के संस्थानों को आने की आवश्यकता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, ये जो होटल संस्थान है ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को सपोर्ट करता है और उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन जिस मीडिया ने सबसे अधिक बात की, उसने अभी तक ना इसको लेकर कोई इनिशिएटिव लिया है, ना किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये एक तीसरा टॉपिक था जो आपको पढ़ना था। आज यही तक रहने देते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। गला मेरा खराब है। अगली क्लास जो होगी हमारे सैटरडे या संडे को संभवतः एक क्लास है, वो काफी लंबी चलेगी। उस दिन कुछ क्वेश्चंस में गेस कर दूंगा और उसके बाद से हम उसके आंसर पे भी बात कर लेंगे, या जो भी उसका मेरे पास ये पड़ा होगा फाइल, वो मैं आपको भेज दूंगा। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? एलजीबीटीक्यू है मैम, ये मैम किसका नाम है? ये हिंसा और भेदभाव। बेटा तुम्हारी बात नहीं समझ पाया, बारी बारी से बोलो, ठीक से बोलो। हाँ क्या? एलजीबीटीक्यू सदस्यों के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव है सर, ये कैसे हुए? ये मैंने कहा था ना कि आप लोग जो 5-6 लोग हैं जो दूसरी शुरुआत की 5-6 क्लासेस आपने नहीं ली है, इन लोगों को मैं फिर से पढ़ाऊंगा। देखो, हिंसा और भेदभाव जो है वो हमने जो शुरुआत की थी कि लैंगिक आधार पर कैसे हिंसा और भेदभाव लोगों के साथ होता है। जो अशक्त महिला है, अशक्त का मतलब ये है कि शारीरिक खामियां हैं, जैसे कोई कमजोर दिमाग की महिला है या शारीरिक रूप से वो अक्षम है, पैर काम नहीं कर रहे या शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, इनके साथ। और एलजीबीटी कम्युनिटी है क्या? एलजीबीटी कम्युनिटी का जानती हो? गेज किसे कहते हैं? देखो, एल से होता है लेस्बियन, जहां लड़की और लड़की के बीच सेक्सुअल रिलेशन होता है। ये कहते हैं जहां पुरुष और पुरुष के बीच सेक्सुअल रिलेशन होता है। ट्रांसजेंडर आपको मालूम, इसी तरह बाइसेक्सुअल्स होता है, कुछ लोग हेटेरोसेक्सुअल्स होते हैं जो लड़के और लड़कियों के बीच संबंध स्थापित करते, दोनों के साथ संबंध रखते हैं। एसेक्सुअल्स होते हैं, है ना। इस पर विस्तार से मैं बात करूंगा। जिनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई रुचि ही नहीं होती। क्वायर होते हैं जो अभी तक कंफ्यूज है कि उनका ओरिजिनल स्टेटस क्या है,
और इसी के साथ प्लस जोड़ दिया गया कि हो सकता है कि इस तरह के मानसिकता के कुछ लोग और भी मिले। अब अगर कोई व्यक्ति गे है तो गे होने का अर्थ ये नहीं है कि वो बाकी गेज के लिए इजीली अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? कि जिसको कोई भी छेड़ सकता है, जिसको कोई भी कह सकता है कि मैं तुमको पैसा देता हूं, मेरे साथ चलो। इस पर हमने बहुत लंबी बात की है। तो आप ये जान लीजिए कि जब आप इस सभ्य समाज के उस पैरामीटर में सामने नहीं आते, होता क्या? जब क्या हमने बांटा, प्राकृतिक रूप से हमने स्त्री और पुरुष बांट दिया और ये कहा कि समाज में संतानोत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष में विवाह होता है और ये समाज इसी रूप से आगे चलता है। अब कोई लड़का ऐसा हुआ जो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रखता, उसको लड़के में इंटरेस्ट है और वो अपने भीतर लड़की फील करता है, तो इसमें वो अगर वो जेंडर चेंज करा लेता है तो ट्रांसजेंडर हो जाएगा वो। लेकिन इधर अगर वो फील करता है और उसको उसके हाव भाव थोड़े सॉफ्ट हैं तो हम कहते हैं ये तो छक्का है, ये तो मीठा है, और उसके लिए हम हंसते हैं, उसको गलत तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, भाषाई रूप से हम उसको चोट पहुंचाते हैं, शारीरिक रूप से तो चोट पहुंचाते भी हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि जिस तरह से जो समस्याएं प्रोस्टिट्यूट्स की होती हैं और कॉल गर्ल्स की होती हैं, ठीक उसी तरह की समस्याएं गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर्स की भी होती हैं। इनका भी यौन उत्पीड़न सोसाइटी में उसी तरीके से होता है। तो खैर, हम क्वेश्चन आंसर का जवाब दे रहे हैं, बहुत लंबा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगली क्लास में जो भी टॉपिक छूट गया है क्वेश्चन आंसर लिखवाने के बाद, उसको हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भी कम्युनिटी है LGBTQA वाली, इन सभी कम्युनिटी को अप्राकृतिक माना जाता है, जिसके लिए कहा गया कि प्राकृतिक यौनाचार और अप्राकृतिक यौनाचार, है ना, कि इनके जो यौन संबंध है वो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, और इस आधार पर हमेशा से उनको अभद्र बातें कही जाती हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, लोग उनसे मिलना, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते।